नमस्कार मित्रों, आप सभी का अतुल आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। मैं एज ए कंटेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम कर रही हूँ। चलिए आज की अभ्यास सीरीज़ के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में किससे संबंधित प्रावधान है? तो 5वीं और 6ठी जो अनुसूची है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी अनुसूचियाँ उसमें 5वीं और 6ठी अनुसूची, एक 10वीं अनुसूची, ये सारी अनुसूचियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी प्रावधान है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि प्रीलिम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसे फटाफट सॉल्व कर सकें। इसके विकल्प देख लेते हैं। राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा। तो जैसा कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में दे रखा है कि ये अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ है कि संविधान की 5वीं अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है। यानी जो 5वीं अनुसूची है उसमें ये जो 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, इनको छोड़कर बाकी सारे क्षेत्रों में जनजातियों के अधिकारों के लिए ये संबंधित है। ठीक है, अब आप इसे कैसे याद करेंगे कि 4 राज्य पूर्वोत्तर के हम इन्हें याद कर सकते हैं AM/TM से। AM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन तीनों को यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो ये 5th जो है 5वीं अनुसूची हो गई। और अगर हम 6ठी अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। तो AM/TM से रिलेटेड प्रावधान कहाँ मिलेंगे आपको? 6ठी अनुसूची में। तो इस तरीके से आप इन्हें ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैड काउ डिसीज़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी साइंस एंड टेक का जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, विज्ञान का एवं तकनीक का प्रीलिम्स में। तो ये जो बीमारियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप किया है, ताकि अगर प्रीलिम्स में मैड काउ डिसीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकें। इसे गौ जातीय स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी के रूप में भी जाना जाता है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक अपक्षयी संक्रामक, धीरे धीरे प्रगतिशील और घातक संक्रमण है जो वयस्क मवेशियों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब इसमें तीसरा जो स्टेटमेंट दिया है ये एक प्रोटीन के कारण होता है जिसे प्रियॉन कहा जाता है, जिसे सामान्य रूप से मनुष्य की कोशिकाओं की सतहों पर पाया जाता है। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि इन दोनों के अंदर मवेशियों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एकदम से मनुष्य की कोशिकाओं की बात हो गई। तो जब ये मनुष्य की कोशिकाओं पर पाया जाएगा तो पहले तो ये मनुष्यों को ही जो है हार्म करेगा या नुकसान पहुंचाएगा, तब वो मवेशियों तक पहुंचेगा। लेकिन ये मवेशियों में ही पाया जाएगा, तभी तो मवेशियों में ये बीमारी फैला रहा है। यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसमें मनुष्यों की कोशिका सतहों की बात की गई है। और अगर इस तरीके से हम देखें तो हमारे ये तीनों ऑप्शंस गलत हो गए। 3 को हटा दे तो हमारे पास क्या बचता है? केवल 1 और 2। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेशन टेक्निक से और गैस वर्क से एक हमारा जो है क्वेश्चन सही कर दिया। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो इनके आने के चांसेस बहुत हैवी हैं। तो इस तरीके से हमारा विकल्प ए सही है। गौ जातीय स्पंजी फॉर्म एनसेफेलोपैथी या मैड काउ डिसीज़ एक अपक्षयी, प्रसारित, धीरे धीरे प्रगतिशील और घातक संक्रमण है जो वयस्क मवेशियों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये भी हम याद रखेंगे कि ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। ये किस तरीके से फैलती है? प्रोटीन है जिसके कारण ये बीमारी होती है जो मवेशियों की कोशिका सतहों पर पाया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे
पहले उसको गलत किया था। तो ये कहाँ पाया जाता है? मवेशियों की कोशिकाओं पर। हालांकि सामान्य प्रियॉन प्रोटीन एक असामान्य प्रियॉन प्रोटीन में बदल जाता है, यानी जो प्रियॉन है प्रोटीन ये असामान्य प्रोटीन में बदल जाता है और फिर ये जाके तंत्रिका तंत्र पर हमला कर देता है। और क्या होता है इससे? मस्तिष्क के ऊतक और रीढ़ की हड्डी को मवेशी की ये नष्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने मैड काउ डिसीज़ के बारे में यहाँ पर जान लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डीएनए वैक्सीन के बारे में। हाल ही में डीएनए वैक्सीन से रिलेटेड जो है समाचार हमने देखे, तो उससे संबंधित हमने एक प्रश्न यहाँ पर लिया है। ये एक वैक्सीन है जो विशिष्ट डीएनए अनुक्रम रखता है, जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए जीव की कोशिकाओं में एंटीजन को कोड करता है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के हम थोड़ा घबरा गए कि कैसा टफ सा स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये क्या करता है। डीएनए वैक्सीन है तो डीएनए कैरी करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। प्रतिरक्षा जो हमारे मानव शरीर में पहले से होती है उसे ट्रिगर करता है, और जीव की जो कोशिका है उसके अंदर ये अपना डीएनए ट्रिगर कर देता है। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर उससे रिलेटेड जो है कोड बन जाता है, और वो कोड फिर प्रतिरक्षा के काम आता है। यानी अगर अब हमारे पास इस डीएनए का, कोविड डीएनए का या डेंगू डीएनए का कोई भी आएगा, तो वो इसके पास पहले से ही उसका कोड है, तो वो इसको यहाँ पे रोक देगा और इस तरीके से हम कोविड से बच जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ये समझाया है कि डीएनए हम पहले अपनी बॉडी में डालते हैं, उससे प्रतिरक्षा कोशिका के पास में कोड पहुंच जाता है, कोड से प्रतिरक्षा हो जाती है, और अगर कोई भी कोविड या डेंगू या कुछ भी आता है तो ये पहले से ही यहाँ पे इसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो ये उसको शरीर में फैलने से रोक देता है। तो इस तरीके से डीएनए वैक्सीन काम करती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था। ये भारत में ही बना था, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हुआ? केवल 1 और 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोविड के लिए तो डीएनए वैक्सीन बन गया था, लेकिन अभी डेंगू के लिए बना रहे हैं ताकि डेंगू से लोगों की जो मृत्यु होती है वो कम की जा सके, इसलिए डीएनए वैक्सीन जो है वो खबरों में था। तो यहाँ पे डीएनए वैक्सीन के बारे में वही बात बताई गई है जो हमने पहले प्रश्न में ही समझ ली। तो क्यों डेंगू के लिए एक प्रभावी डीएनए वैक्सीन विकसित करना कठिन है? तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है क्योंकि ये 4 बारीकी से संबंधित वायरस डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 के कारण होता है, जिसे सीरोटाइप कहा जाता है। तो डेंगू में 4 तरह के वायरस होते हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो जिन्हें क्या बोलते हैं हम? सीरोटाइप, ठीक है। तो एक मानव रक्त में एंटीबॉडी के साथ अलग से प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। हर एक मानव रक्त में एंटीबॉडी के साथ अलग से प्रतिक्रिया करता है, यानी मेरा जो शरीर है वो अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेगा, किसी और का शरीर किसी और तरीके से प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। डेन 1 से संक्रमित एक व्यक्ति को फिर से जीवन के लिए इसके खिलाफ संरक्षित किया जाता है, लेकिन अन्य 3 सीरोटाइप के खिलाफ नहीं। तो जो अभी जो वैक्सीन आई है वो सिर्फ डेन 1 के खिलाफ ही कारगर है, और जो 3 वायरस हैं उनके खिलाफ अभी नहीं है। इसलिए आदर्श वैक्सीन को सभी सीरोटाइप से लक्षित करना चाहिए। तो अब जो डेंगू की वैक्सीन है वो चारों को जाके लक्षित करे, तब जाके वो डेंगू की बीमारी से निपटा जा सकता है। तो इसलिए डेंगू के खिलाफ एक प्रभावी डीएनए वैक्सीन विकसित करना कठिन है, क्योंकि हमको यहाँ पे 4 वायरस को टारगेट करना है और अभी हम सिर्फ इसको टारगेट कर पा रहे हैं। तो जब तक इन तीनों को नहीं करेंगे तब तक वो वैक्सीन कारगर नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाम 400 को
समाचार में देखा गया ये किससे संबंधित है। तो ऐसे टर्म्स वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा प्रीलिम्स परीक्षा में भी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिकअप किया है। तो इसके विकल्प देख लेते हैं। सबसे पहले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, सशस्त्र दूरस्थ रूप से पायलटेड वाहन, डीएनए वैक्सीन, आनुवांशिक रूप से संशोधित ताड़ के पेड़ की किस्म। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गैस वर्क करें तो सैन्य अभ्यास जो हम पढ़ते हैं तो उनका नाम डेजर्ट ईगल होता है या फिर मालाबार होता है। तो पाम 400 तो कहीं भी नहीं होता, तो ऐसे कोई पेड़ पौधों के नाम पे तो नहीं रखेंगे। तो ये यहाँ पे अगर हम गैस वर्क देखें तो ये डिलीट हो गया। डीएनए वैक्सीन का नाम भी पाम 400 तो नहीं होगा, और ताड़ के पेड़ की किस्म तो यहाँ पे यूपीएससी ने फंसाने के लिए दे दिया है। तो इसका अगर हम थोड़ा सा भी गैस वर्क करें तो यहाँ पे सशस्त्र दूरस्थ रूप से पायलटेड वाहन आरपीवी पाम 400 है। तो इस तरीके से हम अगर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो हम इनको गैस वर्क से ऐसे टर्म्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही है। इस पाम 400 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है, रक्षा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस तरीके से हम पाम 400 से रिलेटेड कुछ जानकारी यहाँ पर याद कर लेते हैं कि भारतीय सेना का परीक्षण सशस्त्र ड्रोन वेरिएंट एरियल टारगेटिंग सिस्टम है पाम 400, जिसे पोखरण में टेस्ट किया गया है और इसे पाम 400 कहा जाता है। ये एक सशस्त्र दूरस्थ रूप से पायलटेड वाहन है। एक तो हम ये याद करेंगे कि पाम 400 है क्या, सशस्त्र दूरस्थ रूप से पायलटेड वाहन है। यानी मैं यहाँ कंट्रोल रूम में बैठ के इसको, जो यहाँ पे पाम 400 रखा है, इसको दूरस्थ रूप से यहाँ से इसको जो है रिमोट से या फिर कैसे भी सेंसर से ऑपरेट कर सकती हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसको हमने बोला है सशस्त्र, यानी इसमें शस्त्र है, ये फायर कर सकता है, मिसाइल वगैरह दाग सकता है, और इसको दूरस्थ रूप से पायलटेड वाहन है। इसे एविजन सिस्टम ने बनाया है। एविजन सिस्टम क्या है, इजरायली और भारतीय फर्मों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, ये अपने लक्ष्य को चुनता है और ऊपर से कवच पेनिट्रेटिंग प्रोजेक्टाइल को फायर करता है जहाँ लक्ष्य का कवच संरक्षण कम से कम है। तो ये यहाँ से जैसे इसको मैंने स्टार्ट किया तो ये प्रोजेक्टाइल बनाएगा, यहाँ पे फायर करेगा जहाँ पे लक्ष्य का संरक्षण कम से कम होगा, तो ये वहाँ पे जाके इसको फायर करेगा और टारगेट कर देगा। तो ये हो गया हमारा पाम 400। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विंडसर फ्रेमवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये यूके और यूएसए के बीच में हाल ही में घोषित पोस्ट ब्रेक्सिट कानूनी समझौता है। तो अगर आपने ब्रेक्सिट के बारे में न्यूज़ फॉलो की है तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ब्रेक्सिट समझौता यूनाइटेड किंगडम्स और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ईयू के बीच में हो रहा है। तो यहाँ से ही ये जो सवाल उठ जाता है कि यहाँ पे आखिर यूएस का नाम क्यों लिया गया है, जबकि ब्रेक्सिट में तो या तो कोई यूरोपियन देश होना चाहिए या फिर यूनाइटेड किंगडम होना चाहिए। तो यूनाइटेड किंगडम है तो यहाँ पे कोई यूरोपीय देश होना चाहिए। यूएस क्यों आया, तो यूएस आया, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फिर अगले में भी ये दे रखा है कि ये यूएस एकल बाजार और यूनाइटेड किंगडम के बीच माल की आवाजाही की समस्या को संबोधित करेगा। तो ये एकल बाजार वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे होता है, यूरोपियन यूनियन में होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देश जो हैं वो मिलकर उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया गया है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी हमारा, अगर हम थोड़ा सा भी गैस वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इस तरीके से हमारा कौन सा कथन सही है, डी, ना तो एक ना ही दो। तो अब हम इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो विंडसर फ्रेमवर्क जो है ये हमने पढ़ा कि ये यूके और यूएस के बीच में तो नहीं है, तो ये किसके बीच में होना चाहिए। आप थोड़ा सा गैस वर्क कीजिए कि यूके के आसपास में जो देश हैं उनके साथ ही तो वो समझौता करेंगे व्यापार से संबंधित, क्योंकि व्यापार मोस्टली जो है वो आसपास के दो कंट्रीज़ के बीच में ही होता है। तो हम बात करें तो यहाँ पे आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड बिल्कुल यूके के पास में ही है, तो उससे रिलेटेड ये समझौता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यूके और यूरोपीय संघ ने हाल ही में विंडसर फ्रेमवर्क की घोषणा की। तो ये किसके बीच में हुआ, यूके और यूरोपियन यूनियन, जैसा कि हमने पहले गैस किया था। तो हमारा
कथन ये गलत हो गया। फिर ये दूसरे में क्या है, प्रोटोकॉल यूरोपीय एकल बाजार और यूनाइटेड किंगडम के बीच माल की आवाजाही की समस्या को संबोधित करेगा। तो ये यूएस नहीं, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय एकल बाजार के बीच में होगा। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल यूरोपीय संघ की सीमा शुल्क नियमों को उत्तरी आयरलैंड में लागू करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे एक दूसरे प्रोटोकॉल के बारे में भी बताया है कि उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या करता है, उत्तरी आयरलैंड में लागू यूरोपियन संघ की सीमा शुल्कों को लागू करने की अनुमति देता है। फ्रेमवर्क ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच उत्तरी आयरलैंड में जाने वाले सामानों के लिए ग्रीन और रेड लेन के उपयोग के माध्यम से मुक्त व्यापार की अनुमति देगा। तो जब ये दो देश, जब यूनाइटेड किंगडम्स ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा तो अब इनके बीच में व्यापार से संबंधित बहुत ही ज़्यादा जो है टकराव होने लगे। तो उन्हीं को रोकने के लिए और मुक्त रूप से माल की आवाजाही करने के लिए 2 लेन बनाई गई है यहाँ पे, एक तो ग्रीन और दूसरी रेड। तो ग्रीन क्या करेगी, उन माल के लिए जो उत्तरी आयरलैंड से आ रहा है, और रेड वाली जो यूरोपियन संघ में जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की हमारी अभ्यास सीरीज़ के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो फिनिश होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और टेलीग्राम से इसका आपको पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो सीरीज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।